अतिथि जी हमारे बीच में हैं। के साथ जिन अन्य विद्वानों के विचार हमें सुनने को मिलेंगे, उनमें आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परिषद के अध्यक्ष एम्बेसडर वीरेंद्र गुप्ता जी, केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल में उपाध्यक्ष श्री अनिल जोशी जी, मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्याम परांडे जी, परिषद के मानव निदेशक नारायण कुमार जी और केंद्रीय हिंदी संस्थान की निदेशिका प्रोफेसर बीना शर्मा जी, और इनके साथ जिन हिंदी प्रवासी लेखकों की पुस्तकों का हम लोकार्पण कर रहे हैं, उसमें श्रीमती वीना सिन्हा जी नेपाल से विशेष तौर पर इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आई हैं। इसके साथ लंदन से हमारे साथ परमेश गुप्ता जी जुड़े हुए हैं और शैलजा सक्सेना जी जुड़ी हैं कनाडा से। न्यूजीलैंड से रोहित कुमार हैप्पी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सबसे पहले आग्रह करता हूँ परिषद के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र गुप्ता जी का कि एक पुष्प गुच्छ भेंट करके अपने मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। साथ ही मैं श्री अनिल जोशी जी को आमंत्रित करता हूं कि एक शॉल भेंट करके माननीय मीनाक्षी जी का स्वागत करें। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि बावजूद इसके कि कोरोना ने कई चुनौतियां हमारे समक्ष रखी, लेकिन हमारे कार्यक्रम निरंतर चलते रहे। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर हमारे कार्यक्रम चलते रहे और इसके साथ ही हमने कई नई पहल भी की, जैसे कि डायलॉग विद डायस्पोरा, रीजनल डायस्पोरा के साथ में विशेष तौर पे एंगेजमेंट, नो इंडिया प्रोग्राम के जो अलमनाई है, जो पहले हमारे बीच में जो जा चुके हैं यहाँ से जो पार्टिसिपेंट्स, उनके साथ संपर्क बनाकर रखना, और साथ में भारतीय जो शिक्षण संस्थान हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, उनके साथ MOU साइन करके और हम वहाँ पर डायस्पोरा विषय के बारे में मतलब उनकी रुचि बनाएं, उनको सेंसिटाइज करें। ये सब कार्यक्रम हमारे निरंतर इन 2 सालों के बीच भी लगातार चलते रहे। तो ये बालेश्वर जी का ही हमें प्रेरणा मिलती रही और हम इस काम को साथ में लगातार करते रहे। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले श्री श्याम परांडे जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए हुए अतिथियों का स्वागत करें। माननीय मीनाक्षी लेखी जी, मेरे साथी हमारे केंद्रीय हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष अनिल जी, सभी बंधु भगिनीगण, बहुत हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच मीनाक्षी जी है। मीनाक्षी जी यहाँ आती रही है, ये स्थान उनके लिए नया नहीं है, बालेश्वर जी से भी सुपरिचित थी, आई है, मिली है, तो इसलिए। किंतु आज के इस कार्यक्रम में आप आई तो आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं और यहाँ बैठे हुए सभी गणमान्य लोगों का हम हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद जब डायस्पोरा की कुछ चर्चा नहीं थी तब से इस पर काम कर रहा है। 1969 में एक कार्यक्रम हुआ था, 1969 में, और तब से ये शुरुआत हुई है। इसका रजिस्ट्रेशन 78 में हुआ, 1978 में, लेकिन उससे 9 वर्ष पूर्व से यह काम चल रहा है। और इस कार्य से मॉरिशस, कैरिबियन कंट्रीज, फिजी, ऐसे जो सुदूर बसे और विशेषकर जिनको गिरमिटिया देश कहा जाता है, उनको फोकस रखकर काम चल रहा है, प्रारंभ हुआ और वह बढ़ता ही गया। और जब ये रजिस्ट्रेशन हो गया तो उसके बाद अभी तक 4 इंटरनेशनल PIO पार्लियामेंटेरियंस की कॉन्फ्रेंसेस हमने की है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद। यहाँ राष्ट्राध्यक्ष आना, PIO कंट्रीज के राष्ट्रपति आना या तो फिर प्रधानमंत्री आना, यह हर हमेशा होता रहा है। और सब जगह के जो प्रतिष्ठित संस्थाएं और गणमान्य लोग गिरमिटिया देशों के,
इनसे जुड़े हुए हैं। उसी के साथ दूसरा जो पक्ष है वो हिंदी का भी है, कारण बालेश्वर जी हिंदी समिति में थे, विश्व हिंदी सम्मेलन के समिति में थे, और उनका आग्रह रहता था हिंदी का। उनका जो जीवन का दूसरा अंग था हिंदुस्तान समाचार का, तो बालेश्वर जी हैज द क्रेडिट ऑफ भारतीय भाषाओं में तब जो ये होते थे टेलीप्रिंटर्स, वो डिजाइन करके डेवलप करना तब तक किसी ने किया नहीं था। वो हिंदुस्तान समाचार के माध्यम से उन्होंने किया। तो भारतीय भाषाओं को आगे बढ़ाने का एक बड़ा कार्य एक डायस्पोरा और दूसरा भाषाएं, और उसी को लेकर आज हम कार्यक्रम किया हुआ है। आज पुस्तकों का विमोचन भी है। उनके जीवन पर केंद्रीय हिंदी संस्था ने जो पुस्तक छापा है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और आप सभी को आज हमें इस कार्यक्रम में आप सम्मिलित हुए, इसलिए आपका स्वागत, और हम आगे बढ़ते हैं। नमस्कार। व्यक्तित्व वाकई बहुआयामी था। पत्रकारिता भी से उन्होंने अपना जो समाज में जो सेवा का काम शुरू किया, भाषा के साथ वो जुड़े रहे, और डायस्पोरा में तो उनका अतुलनीय योगदान है। और बाबू राजेंद्र प्रसाद की एक बात है जो मुझे याद आती है कि वो कहते थे कि भाषा और साहित्य का सम्मान जो देश नहीं करता वो उन्नति नहीं कर सकता। तो इसीलिए भाषा, साहित्य, संस्कृति और प्रवासी, ये सब जुड़े हुए विषय हैं। तो हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है कि हमारे बीच में प्रवासी हिंदी लेखकों की जो रचनाएं हैं आज उनका भी लोकार्पण जो है उसमें हो रहा है। और इसमें बहुत बड़ी भूमिका अनिल जोशी जी ने निभाई। तो मैं अब उनको आमंत्रित करता हूं कि आज के बीच वक्तव्य के लिए अपने विचार हमारे सामने रखें। माननीय श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री भारत सरकार, श्री वीरेंद्र गुप्ता जी जो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, श्री श्याम पांडे जी जिनका मार्गदर्शन हमें सदा प्राप्त होता है, नारायण कुमार जी मानद निदेशक हैं, प्रोफेसर वीना शर्मा जी, इस स्थान पर उपस्थित इतने महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, और जो लोग हमको ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं, सबको मैं नमस्कार करता हूँ, सबका अभिनंदन। जिस समय हम इन किताबों की कल्पना कर रहे थे, वास्तव में ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद से किस प्रकार जुड़ रहा है, पहले तो ये हम सोच लें कि विदेशों में प्रकाशन की एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि भारत के जो लेखक हैं उनको प्रकाशन की व्यवस्था और सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो जिस समय ये जिम्मेवारी मिली मुझे, तो मुझे लगा कि विदेशों में जो प्रकाशन की समस्या है उसके लिए हम जो कर सकते हैं उसका प्रयास करें। और हमारी एक परियोजना को फिर माननीय मंत्री जी द्वारा स्वीकृति मिली, जिसमें हमने कहा कि विदेशों में जो पुस्तकें लिखी जाएंगी उसको प्रकाशन करने में हम सहयोग करें। तो पहले चरण में हमारे पास 7 पुस्तकें, क्योंकि उस समय तक बिल्कुल फाइनेंशियल ईयर समाप्त होने वाला था, तो 7 पुस्तकें आई, परंतु वो बड़ी प्रतिनिधि पुस्तकें थी। और माननीय मंत्री जी ने जब देखा होगा तो उनको लगा भी होगा कि ऐसी पुस्तकों का छपना बहुत ही आवश्यक था विदेशों के लिए। और हमारा एक स्वप्न भी था। जब हम ये पुस्तकें प्रकाशित कर रहे थे तो हम ये सोच रहे थे कि इसका लोकार्पण आपके द्वारा, तो उस नाते से आज आप इसका लोकार्पण कर रही हैं, तो हमारा वो स्वप्न भी पूरा हो रहा है। और आप इस समय आप संस्कृति की नायिका हैं, और हम चाहते भी हैं कि विश्व भर में केंद्रीय हिंदी संस्थान का जो मुख्य कार्य है, इसको एक दक्षिण भारतीय ने स्थापित किया था। ये मोटोरी सत्यनारायण जी जो आंध्र प्रदेश से थे, उन्होंने स्थापित किया। और हमारा मुख्य कार्य जो हिंदीतर प्रदेश है उसमें भाषा का प्रचार प्रसार है, विदेशों में भाषा का प्रचार है। तो उस नाते से आपका मार्गदर्शन और सहयोग हमें बहुत अपेक्षित है और चाहिए होगा। और इसलिए आज आपका लोकार्पण बड़ा विशेष है, क्योंकि केंद्रीय हिंदी संस्थान विदेशों में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कार्यरत है। इसी कड़ी में आज हम स्मरण करते हैं कि हमारे जिन लोगों की जो पुस्तकें आज हम प्रकाशित की हैं, जिनकी उसमें सत्येंद्र श्रीवास्तव ब्रिटेन के
सबसे गंभीर, सबसे स्थापित, सबसे प्रतिष्ठित लेखक हैं। उनकी मृत्यु हो गई कुछ वर्ष पूर्व, तो उनकी बहुत सारी कविताएं जो है अप्रकाशित है। और पद्मेश जी जो आज इस कार्यक्रम में बोलेंगे, उन्होंने प्रयास किया उनके संकलन करने का, परंतु उनको भी कोई प्रकाशक नहीं मिल रहा था। तो हमने उनको कहा कि आप ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और सत्येंद्र जी की पुस्तकें तो होनी ही चाहिए। ऐसे ही दिव्या माथुर जी ने कोरोना चिल्ला लिखी। दिव्या जी जो है वो सबसे वरिष्ठ लेखिकाओं में है। उन्होंने जो हमारा कल्चर सेंटर है, सांस्कृतिक केंद्र है, उसमें लगभग 30 वर्ष तक वो वहाँ पर कार्यक्रम अधिकारी और उनके कई कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इसके बाद की जो पुस्तकें हैं, सपनों का आकाश और संभावनाओं की धरती, ये पुस्तकें कनाडा से में लिखी गई हैं और उसको शैल्या सक्सेना और सुमन घई जी ने संपादित किया। इन पुस्तकों की विशेषता ये है कि संकलन है और उसमें एक दो की नहीं बल्कि कुल मिलाकर लगभग 60 रचनाकारों की जो रचनाएं हैं वो संकलित है। यानी कि जो कनाडा के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार हैं उनकी दृष्टि में और ऐसे ही कवि हैं, उन सब रचनाओं को, और नाम भी बड़ा सुंदर रखा है, सपनों का आकाश पद्य संकलन है और संभावनाओं की धरती गद्य संकलन। तो आज संभवतः डॉक्टर शैलजा सक्सेना और सुमन कुमार घई जी में से कोई उसके ऊपर अपनी टिप्पणी रखेंगे। ऐसे ही कितनी सुंदर पुस्तक है न्यूजीलैंड की हिंदिया। ये अधूरा न्यूजीलैंड का हिंदी का सफर अधूरा रह जाता अगर ये पुस्तक नहीं आती। और रोहित हैप्पी जी इस समय विश्व में सबसे ज्यादा प्रचलित जो वेबसाइट है भारत दर्शन, ये चला रहे हैं, जिसमें मिलियंस हिट होते हैं। यानी कि हिंदी को विदेशों में ले जाने में इनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान। तो इनकी जो 2 पुस्तकें हैं, न्यूजीलैंड की हिंदी यात्रा और प्रशांत की लोक कथाएं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सिर्फ वहां के एक समाज से नहीं मिलना चाहते बल्कि सभी समुदायों में किस तरह की उनकी संस्कृति है, किस तरह के उनके मिथिक है, वो जानना चाहते थे। तो प्रशांत की लोक कथाएं हमारे सामने प्रस्तुत है। और ऐसे ही हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि एक लेखिका आज हमारे बीच में विदेशों से भी उपस्थित हो गई। वो है श्रीमती बीना सिन्हा। उनकी जो कहानी संग्रह है, बीना जी हमारे सामने है, यथार्थ की परछाई। जब इनको पता चला कि ये कार्यक्रम है और आप आ रहे हैं तो इनकी फ्लाइट किसी और दिन की थी, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं तो उनके दर्शन जरूर करना चाहूंगी और इन्होंने अपनी फ्लाइट बदल कर, मैंने कहा देख लीजिए आप समय पर आ सकें तो इन्होंने फ्लाइट बदल कर ही काठमांडू से आपके दर्शन कर लिए और इस लोकार्पण के लिए आई। तो कुल मिलाकर ये 7 जो पुस्तकों का लोकार्पण, और सबसे महत्वपूर्ण आदरणीय बालेश्वर अग्रवाल जी, जिनकी छाया में हमने सब लोगों ने अंतर्राष्ट्रीयता और वैश्विकता के जो पहले पाठ पढ़े। आदरणीय श्याम पांडे जी हमारे बीच में हैं और वो आज भी हमको उसी प्रकार से मार्गदर्शन कर रहे हैं। आदरणीय वीरेंद्र गुप्ता जी हैं। तो बालेश्वर जी की स्मृति में हमारी एक पत्रिका निकलती है प्रवासी जग। तो बालेश्वर जी ने, और यहाँ पर मैं एक बात का जरूर उल्लेख करना चाहूंगा कि आज जो डायस्पोरा हमें प्रवासी भारतीय दिवस दिखाई देता है, इसकी संकल्पना, मूल संकल्पना बालेश्वर जी, और बालेश्वर जी ही उस समिति में थे जो डायस्पोरा समिति बनी और जिसमें से विजय प्रवासी भारतीय दिवस और सारी संकल्पनाएं थी। तो हमारा आदरणीय नारायण जी को हमने कहा कि आप उसका संपादन करें और बालेश्वर अग्रवाल जी पर एक अंक जो प्रवासी जगत का वो निकाला है। तो ये 7 पुस्तकें और एक ये महत्वपूर्ण पत्रिका, आज इसका लोकार्पण होगा। और समय तो यद्यपि कम है, परंतु हम यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि आदरणीय मंत्री जी हमारे बीच में हैं और जो हिंदी के प्रमुख लोग हैं वो यहाँ पर भी उपस्थित हैं और ऑनलाइन भी उपस्थित हैं। हम सब आपकी तरफ अब विश्व हिंदी सम्मेलन की दृष्टि से भी देख रहे हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन होने वाला है और यहाँ पर जो लेखक हैं और जो विद्वान हैं वो सब चाहते हैं कि उसमें जिस प्रकार से भी सहयोग हो और ऐसा विश्व हिंदी सम्मेलन हो जो कि सबको याद रहे और हिंदी को और एक कदम आगे ले जाने के लिए जिसका महत्व। तो इस दृष्टि से भी आज आपकी उपस्थिति महत्वपूर्ण है। और मुझे ये विशेष सहयोग है कि मैं पीजी में भी रहा, कल्चर सेंटर में भी का डायरेक्टर रहा और एचओसी भी रहा, तो और द्वितीय सचिव रहा हिंदी और संस्कृति का, और ये प्रस्ताव मैंने ही मॉरिशस में रखा। तो उस नाते से हम सब लोग चाहते हैं कि आपका मार्गदर्शन, आशीर्वाद और सहयोग इसको मिलेगा। तो विश्व हिंदी सम्मेलन भी इस तरह से होगा कि विश्व भर में हिंदी
केंद्र में आएगी और प्रशांत में जो हिंदी है, फिजी में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, उसको भी एक सशक्तिकरण मिलेगा। तो आज का ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद और इसके साथ है, केंद्रीय हिंदी संस्थान के साथ है। तो मुझे लगता है कि हमारे इस काम में आपका सतत मार्गदर्शन और सहयोग चाहिए होगा। मैं समझता हूँ कि मैं अपनी बात को सत्येंद्र जी की एक कविता, जो कि बड़ी मशहूर कविता थी और वो बीबीसी पर भी उन्होंने कई बार पढ़ी, जिस समय मैं 2000 से 2005 के बीच में नजर नहीं आ रही है। तो ये कविता उन्होंने बीबीसी में 2-3 बार पढ़ी और इस कविता का शीर्षक है सर विंस्टन चर्चिल मेरी माँ को जानते थे। और सर विंस्टन यह भी जानते थे कि भारत में उसी नंगे फकीर को पिता की तरह पूजने वाली कुछ औरतों ने मसूरी शहर में भी रास्ते पर पंक्तियों में लेटकर एक रोज ब्रिटिश साम्राज्य के सैनिकों के दस्तों को आगे जाने से रोक दिया था। और अंत में वो लिखते हैं कि आप मेरी माँ को जानते हैं, वह भी एक 7 महीने के बच्चे को का पेट फुलाए मेरे पिता का आशीष लेकर मसूरी के उसी रास्ते पर ले जहां से फौजियों के दस्तों को लौटना पड़ा था। मैं उसी माँ के पेट से जन्मा उसका बेटा हूं और मेरा नाम सत्येंद्र है। और मैं आपसे ये कहने आया हूं कि मैं अब इंग्लैंड में था। बालेश्वर जी का जन्म उसी वर्ष हुआ था जिस वर्ष महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन चला रहे थे, 1921 में। और बालेश्वर जी ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद का स्थापना किया। आजादी से पहले असहयोग की आवश्यकता थी और आजादी के बाद सहयोग की आवश्यकता थी। बालेश्वर जी इसको भली भांति जानते थे, इसलिए उन्होंने भारत को ही नहीं, भारतवंशियों को अपना कार्य क्षेत्र बनाया और उन्होंने इस प्रवासी भवन का निर्माण किया। प्रवासी भवन की कल्पना हिंदी के बहुत बड़े विद्वान, राज्यसभा के सदस्य, स्वतंत्रता सेनानी बनारसी दास चतुर्वेदी ने की थी। जवाहरलाल ने जगह भी दे दी थी, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई और उस जगह पर किसी ने कब्जा किया। बालेश्वर जी ने सरकार से पहले उस सपने को साकार किया और ये प्रवासी भवन बना। मित्रों, इसका भूमि पूजन हमारे माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था और इसका उद्घाटन मॉरिशस के राष्ट्रपति श्री अनुज जगन्नाथ ने किया था। अभी हाल ही में हमने डायस्पोरा हिंदी हेरिटेज पर एक काम किया था, जिसमें कि फिजी के राजदूत, सूरीनाम के राजदूत, ये सब हमारे सांस्कृतिक राजदूत हैं। मैं परिषद की ओर से, भारत सरकार और भारत की जनता की ओर से उनको बधाई देता हूं, क्योंकि आप इस देश की भाषा और संस्कृति का प्रचार करके न सिर्फ भारतवंशियों के बीच बल्कि और लोगों के बीच में भी प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदी का प्रचार करने वाला ग्रियर्सन था, हिंदी का प्रचार करने वाला केपलर था, हिंदी का इतिहास लिखने वाला गारसादी तासी था। उस विषय पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं यही कह रहा हूं कि हमने जो शताब्दी समारोह शुरू किया है, मंत्री महोदया से आग्रह करेंगे, इसके 2 बड़े काम बाकी हैं जिसमें हम सरकार से सहयोग करेंगे। एक, हमने बालेश्वर अग्रवाल व्याख्यान माला शुरू किया था और पहला व्याख्यान भारत की प्रवासी नीति पर सुषमा स्वराज जी ने दिया था। इस तरह बालेश्वर जी से सरकार चाहे कोई भी, नेपाल के मामले में, मॉरिशस के मामले में और साहित्य भाषा के मामले में सलाह लेती थी और वो सलाह देते थे निष्पक्ष रूप से। वो दलगत राजनीति से ऊपर थे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद को गैर लाभप्रद, गैर राजनीतिक संस्था बनाया। तो क्यों? कि उनमें बाला की चपलता और चंचलता थी, ईश्वर की प्रभुता और उदारता थी। ऐसे बालेश्वर जी को श्रद्धांजलि देके मैं अपने को गौरवान्वित अनुभव करता हूँ और आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बहुत
शिक्षण मंडल के उपाध्यक्ष अनिल जोशी जी को तथा सदस्य प्रोफेसर राजेश कुमार जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके अमूल्य सहयोग से हमें यह अवसर प्राप्त हुआ है। आशा करती हूँ कि इन संस्थाओं तथा महानुभावों के साथ और सहयोग हमें आगे भी हिंदी साहित्य लेखन में विविध रूपों में निरंतर मिलता रहेगा। भारत से बाहर हमारे जैसे लोग जो कि हिंदी भाषा से जुड़े ही नहीं हैं, बल्कि हिंदी को अपने जीवन का अहम हिस्सा बनाए हुए हैं, हर एक बाधा और अवरोधों के बीच विदेशों में हिंदी के मसाल को जलाए हिंदी के विकास पथ को रोशन कर रहे हैं, उन्हें हिंदी की मातृभूमि का साथ और सहयोग की अपेक्षा और आवश्यकता है। लेकिन मेरा यह प्रयास आसान नहीं रहा है। मैंने हिंदी के प्रति हवा के प्रतिकूल होने के बावजूद नेपाल में हिंदी की मसाल को अपने बलबूते पर जलाए रखा है, क्योंकि हिंदी के लिए काठमांडू उसर भूमि है। ऊपर से सरकारी तथा गैर सरकारी तौर पर हिंदी की अवहेलना और पिछले 2-2.5 वर्षों से कोरोना के कहर ने हमारे प्रयासों की कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वैसे तो हमें आपका सहयोग और साथ चाहिए, ताकि हम हिंदी के नेपाल में भी जिंदा ही नहीं रखे, हिंदी के झंडा को ऊंचा भी रखने में सफल रहें। आज जब हम जिनको याद कर रहे हैं हालेश्वर जी, तो अब घड़ी जो मेरे आखिरी जो दर्शन है वो मेरे को वही तस्वीर बार बार सामने आती है, यही कमरा, यही जगह। तो आज बालेश्वर जी की तिथि पर मेरे को आना हुआ, लेकिन एक अच्छे कार्य के लिए। और आज जीना जी रहे या सत्येन जी रहे या जितने हमारे लेखक हैप्पी जी, दिव्या जी, सुमन जी, इन सबको जब मैं याद कर रही हूँ तो मुझे बार बार यही लगता है मन में कि कितना मीलों दूर, कोसों दूर ये लोग बैठे हैं, मगर भारतीयता भारत की सीमाओं में बंधी हुई नहीं है। भारतीयता इसके बाहर, सीमाओं के बाहर अपनी भाषा का, अपनी संस्कृति का और अपने साहित्य का झंडा वाकई ऊंचा करके बैठी है। और ये जो डायस्पोरा का काम है, ये बालेश्वर जी ने शुरू नहीं किया होता तो शायद ये सब संभव भी नहीं होता। और आज जब बैठी हुई थी, भाषण कुछ और था पर मेरा मन कुछ और कह रहा है। तो मेरा मन जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि जो इंजीनियर थे वो BHU से इंजीनियरिंग पढ़ाई करने के बाद वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़े, तो अपनी जो इंजीनियर वाली उनकी क्षमता थी उसका परिचय उन्होंने अपने साहित्य के काम में दिया। जो टेलीप्रिंटर जिस भाषा में नहीं होता था उन्होंने बना के खड़ा किया। अभी मैं सुन रही थी भाई साहब को लंदन से कि वो कह रहे थे कि यहाँ पर हमने वो सब साहित्य शुरू किया उस समय पर जब भारत में कंप्यूटर नहीं थे, तो दुनिया भर में जब हिंदी टेलीप्रिंटर नहीं थे तो उस समय हिंदुस्तान समाचार ने वो काम शुरू किया। तो ये तो जब डायस्पोरा की 68 में बात नहीं होती थी, 62 में, तो बालेश्वर जी वो काम उस पर कर रहे थे। और प्रसन्नता कहिए, लेकिन मन में आंतरिक रूप से बहुत दुख भी होता है कि जिस कमरे में हम बैठे हैं वहां पर जो गिरमिटिया कॉम के साथ जो कुछ हुआ दुनिया भर में, उसकी एग्जीबिशन लगी हुई है। और वो एग्जीबिशन को देखकर बार बार मन में आता है कि गिरमिटिया को लोग कहा करते थे कि ये एग्रीमेंट के तहत गई हुई लेबर है और इसका जो है स्लेवरी से कुछ लेना देना नहीं है, इसका उत्पीड़न से कुछ लेना देना नहीं है। मगर सच्चाई आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। और अगर वो हिंदी साहित्य के माध्यम से जो हमारे गिरमिटिया भाई बहन नहीं बताते तो दुनिया के सामने भी नहीं आता। तो साहित्य की परंपरा, इतिहास को शायद अपनी भाषा में लिखने का एक माध्यम मैं कहूँगी वो है। और व्यक्ति जो महसूस करता है उस भावना को प्रकट करने का जो माध्यम है वो साहित्य है, जो इन सब किताबों में है। वो इतनी सुंदर कविता आपने अनिल जी पढ़ दी, तो मैं कोई और सुंदर सी कविता ढूंढ रही तो मेरे को कई सारी बहुत सुंदर लगी, लेकिन मुझे लगा कि आज के मौके पर उनमें से कौन सी पढ़ी जाए। तो किसी भी साहित्यकार को, किसी भी कवि को या किसी भी बालेश्वर जी जैसे व्यक्ति को अगर याद करते हैं और उनको हम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि जिस काम के लिए वो जाने गए, एक तो प्रवासी भारतीयों के बीच उनका काम,
और दूसरा साहित्य के बीच उनका काम। 2 बड़े काम अपने जीवन में वो करके गए। तो उनके जीवन का हम जैसों के लिए क्या संदेश है, इसमें एक मैं पढ़ रही थी, निज ही का सपना। तो निज ही तो अपना है, ढाल कहो तलवार कहो, बस ये निज ही तो अपना है, बाकी या तो कटु यथार्थ है या कि दूर का सपना है। नहीं कह रहा भीतर की ही यात्राएं होती सुखकर, किंतु यही लगता जीवन को सच में खरा उतरना है। और आप ही की बहन हूँ, आप ही के बीच की हूँ, तो जो भी काम रहे मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ हर वक्त, और बालेश्वर जी की सेवा में तो बिल्कुल आप कभी भी कुछ भी कहने से हिचकिएगा मत, क्योंकि ये एक ही लक्ष्य के लिए हम लोग बैठे हैं। स्थान बिल्कुल भिन्न होंगे, लेकिन लक्ष्य हम लोगों का एक ही है, और उस लक्ष्य की प्राप्ति जो है भारत को के ही सपनों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। Recording in progress. को बढ़ा रहे हैं। तो भले ही हमारे भाई बहन कोसों दूर हमसे हो, लेकिन आज भी कोई मिलते हैं तो वो बिल्कुल भाई बहन ही है। तो प्रवासी भारतीय जो भी हैं, जहाँ भी हैं, उन सबको, और जो भी आज के कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, मैं सिर्फ आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। पराने जी के माध्यम से या अनिल जी और बाकी किसी के भी माध्यम से आप मेरे संपर्क में रह सकते हैं, डायरेक्टली भी रह सकते हैं। और वीणा जी से मैं पहली बार मिली, मगर लगा ही नहीं मैं पहली बार मिली, लगा कि मैं उनको पता नहीं कब से जानती हूँ। तो ये शायद संपर्क और आस्था और विश्वास का जो बंधन है, इसमें एक बंधन पे भी बहुत सुंदर कविता है, इसलिए मेरे मन में बंधन आ रहा है। तो वो बंधन है जो कि हमें आजादी की ओर लेके जाता है, और वही बंधन जो आजादी की ओर हमको लेके जाता है, स्वतंत्रता की ओर लेके जाता है, परतंत्रता से दूर करता है, उसी बंधन को हम स्वीकार कर और मजबूत करें। और 75वां आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, उसमें हम लोग अपना सब सहयोग करें। और जब आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो मुझे लगता है गिरमिटिया एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर बहुत काम होना चाहिए। और मेरे जितने भाई बहन यहाँ मौजूद हैं, प्रवासी भाई बहन, उन सबको प्रणाम। और अपना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद में आपने मुझे बुलाया, तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा। ये मेरे लिए गौरव का विषय है, और एक आपसी संपर्क भी हम लोगों का बना रहे, इसी की कामना के साथ जय हिंद, जय भारत। मुझे लगता है कि आज बालेश्वर जी बड़े खुश होते अगर होते थे ये देख के कि इतनी बढ़िया रचनाएं हिंदी में बाहर हो गई हैं, क्योंकि वो मानते थे कि अगर भारत को जिंदा रखना है बाहर, तो भारतीय संस्कृति और भारतीय भाषा, तो इन दोनों से बहुत जुड़े हुए थे। और अपने काम में भी जो है वो हिंदी का और कल्चर का बहुत ही ज़्यादा उसको महत्व देते थे। उनको शायद मालूम था कि डायस्पोरा जिससे वो खास जुड़े हुए थे। मेरा ख्याल है उनके टाइम में और उनके बाद में भी कोई ऐसा शख्स नहीं होगा इंडिया में जिसने डायस्पोरा पे इतना काम किया और जो डायस्पोरा से इतना जुड़ा हुआ था। उनको मालूम था कि डायस्पोरा का एक बहुत ही यूनिक रोल होता है इंडिया के कल्चर का प्रमोशन, प्रिजर्वेशन बाहर। और जब मैं ICCR में था तो मैंने इस चीज़ को बहुत नज़दीक से देखा कि हमारे ICCR के कल्चरल सेंटर्स तो गिने चुने 20-25 हमारे कल्चरल सेंटर्स होते हैं, तो हम बड़ा लिमिटेड काम कर सकते हैं सरकारी तौर पर। लेकिन जो हमारी इंडियन डायस्पोरा है वो इतना काम कर रही है, शायद कई दफ़ा हम अपने चीज़ों को गिनने में ये भूल जाते हैं कि
इंडियन डायस्पोरा इतना काम कर रही है। तो मैंने ICCR में रह के ये चीज़ को सोचा था कि उनको हमें रिकॉग्नाइज करना है। आज हम इंडिया की सॉफ्ट पावर की बात करते हैं, तो इंडिया की सॉफ्ट पावर में बहुत सारे पहलू हैं, बट डायस्पोरा का रोल सब जानते हैं इसके बारे में, और शायद बालेश्वर जी इसको बहुत अच्छी तरह से पहचानते थे। बालेश्वर जी ये भी जानते थे कि डायस्पोरा का रोल जो आजकल हम समझ रहे हैं कि पॉलिटिकल लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे, रेमिटेंसेस पे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, इन्वेस्टमेंट्स पे, सब में है, लेकिन उनको कभी बालेश्वर जी ने गिनाया नहीं, क्योंकि बालेश्वर जी का जो डायस्पोरा से रिलेशनशिप था वो ट्रांजैक्शनल नहीं था। वो इस चीज़ को नहीं सोचते थे कि आजकल कई सवाल पूछे जाते हैं कि हम डायस्पोरा के लिए कर रहे हैं, डायस्पोरा हमसे ये अपेक्षा रखता है, तो डायस्पोरा हमारे लिए क्या कर रहा है। लेकिन बालेश्वर जी ने कभी ये सवाल नहीं पूछा, क्योंकि उनका जो डायस्पोरा से जो रिलेशनशिप था वो सिर्फ एक प्रेम भावना की तरह से था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। समय की शॉर्टेज है, इस वजह से मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि बालेश्वर जी ने हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक हमारी भारतीय संस्कृति की बहुत पुरानी चीज़ है, वसुधैव कुटुंबकम, और वसुधैव कुटुंबकम को हमारे सेंट्रल मोटो में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव में ले आने में बालेश्वर जी का हाथ है। आज जब दुनिया में दोबारा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हर तरफ से हर पक्ष शॉर्ट साइटेड पॉलिटिकल गेन्स के लिए कोशिश कर रहा है, उस वक्त में इसकी कीमत तो आंकी नहीं जा सकती है। तो काफ़ी सेल्फ एविडेंट है कि दुनिया का रास्ता सिर्फ इस चीज़ में निकल सकता है कि अगर हम सब पूरी दुनिया को एक परिवार समझें, पूरी दुनिया को एक अपना कुटुंब समझें, और Recording in progress. हमारा ऑर्गेनाइजेशन जिस चीज़ से जुड़ा हुआ है, एक्चुअली कई सालों से हम क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये वसुधैव कुटुंबकम एक उसका काउंटर नैरेटिव है। और इसको देखते हुए और आज के माहौल को देखते हुए हम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद में कुछ दिनों में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करेंगे, इस क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का काउंटर नैरेटिव प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो इन बातों से मैं जिन लेखकों की रचनाएं आज लोकार्पण हुई, उन सब लेखकों को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद से की तरफ से, अपनी तरफ से बहुत कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। और उन्होंने हिंदी का झंडा जो है वो विदेशों में लगाया हुआ है। एक तरीके से कहें कि इससे ज़्यादा सेवा इंडिया को बढ़ोतरी करने के लिए, इंडिया का प्रमोशन करने के लिए नहीं हो सकता था। और सब लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कि इस हमारे फंक्शन में जुड़े, खासकर मीनाक्षी जी आपका, कि आपके व्यस्त समय में, मुझे मालूम है आजकल सिर्फ आपकी मंत्रालय के कार्यक्रम नहीं बल्कि इलेक्शंस भी चल रहे हैं, तो उसके बावजूद भी आपने हमारे लिए वक्त निकाला, तो हम बहुत ही आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। हम दिल से आभारी हैं आज की कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मीनाक्षी टेकी जी का, जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से कुछ क्षण चुराकर हम लोगों के साथ अपने अनुभव साझा किए। और सच में साहित्य की परख वाकई में आपको है, मैं आपको लगातार देख रही हूँ जिस तरह से कविताओं को आप ढूंढ रही हैं और आपने जिस तरह से उद्धृत किया है। अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए पधारे माननीय राजदूत श्री वीरेंद्र जी, जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने ही वसुधैव कुटुंब की बात की है और मुझे लगता है कि हम सबका ध्यान इस ओर दिलाया है कि हम शीघ्र ही अपने मन के क्षुद्र भावों को छोड़कर, जिसको कहते हैं छोटे न हो हम बुद्धि से, हम विश्वमय से ईश्वरमय की ओर चलेंगे।